Yes, students, we were discussing society and energy awareness of the society toward energy sources, and we have discussed the first solar energy. Today is the turn to discuss energy from fossil fuel. फॉसिल फ्यूल आप सभी जानते हैं, पहला पैरा किताब में बकवास लिखा होगा, आपने पिछले साल भी पढ़ा है शायद में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी है क्योंकि बनते तो नेचर में है लेकिन टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, दैट्स वाई दे आर प्रैक्टिकली कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल। देयर इज ए डेंजर फॉर देयर एक्सटिंक्शन, खत्म होने के उनका खतरा है। ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी आपको पता है, मिलियन ऑफ ईयर अगो ये माना जाता है कि जो पेड़ थे, ट्रीज सैंक इनटू स्वैम्पी ग्राउंड, वो दब गए नीचे और दबने के बाद अंडर प्रेशर उनका डिकम्पोजिशन हुई और कोयला बन गया। इसी तरह से सी एक बहुत बड़ा सी एनिमल्स का स्टोर है जिसमें वो मरते रहते हैं, गिरते रहते हैं नीचे, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंटेंट्स है, पीछे से दबते रहते हैं नीचे 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 नीचे, और उनकी डिकम्पोजिशन से ऑयल और नेचुरल गैस बनती है। तो प्रोसेस सेम ही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑयल और नेचुरल गैस बनने को भी, कोयला बनने को भी। फिर उसके बाद आएगी, इसकी इम्पोर्टेंस दी होगी किताब में, इजी अवेलेबिलिटी, एक पैरा इसके ऊपर, तो आपने 2 लाइनें लिख देनी है कि कोयला और कोल और पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ पावर, दूसरा ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, और एट प्रेजेंट जो है जितनी पावर यूज़ हो रही है वर्ल्ड में उसका 90% फॉसिल फ्यूल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज की हम बातें ज़रूर करते हैं लेकिन वो 10% के आसपास ही है। 90% आज की डेट में भी यही वो करते हैं। हाईली स्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कोयला लिया और कल को कोयले का कुछ और ही बन गया, वो कोयला रहेगा कल भी परसों भी। समझे मेरी बात को? स्टेबल है, कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई ऑक्सीजन के साथ अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, ये बोलने का मतलब है। अगर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल ले लिया तो H2O बना देगी अगर थोड़ी सी एक्सपोज हो गई तो। ठीक है, हाईली स्टेबल है, इजीली ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लो कॉस्ट है। सो इनके बारे में 2-3 लाइनें किताब से आपने याद कर लेनी है, अपनी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है भाई, इसी की वजह से जब कोयला जलता है, पेट्रोलियम जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस अदर भी निकलती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें, इनके जलाने से ऐसा होता है। फाइनाइट एनर्जी सोर्स का मतलब हुआ कि लिमिटेड है एनर्जी सोर्स, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी तो प्रॉब्लम ही है। फिर इनके बेस के ऊपर जो चीज़ें बनी हैं उनका क्या होगा। जैसे मान लो गाड़ी है, पेट्रोल से चल रही है, जब पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी तो बेकार हो गई। तो इस तरह से ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल क्या हुआ कि अगर कोई टैंकर आपका तेल लेके जा रहा है समुद्र तट के आसपास और वाटर बॉडी के ऊपर कहीं पे भी तेल गिर गया, पहुंच गया, तो ये तेल जो है ये पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है, और एयर को पानी और लाइट को पानी में पास करने नहीं देता। इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो पानी में है वो स्टॉप हो जाती है, और अंडर वाटर स्पीशीज जितनी भी हैं वो मर जाती हैं। मरने के बाद मछली अगर तैर गई, उसको खाने के लिए बर्ड आएंगे, ऊपर से बर्ड आएंगे, जैसे ही वो उस पानी में उनको घुसेंगे, उनके जो फैदर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑयल में, वो बेचारे वो जो पंखी उसके पिघल जाएंगे, और वो भी उड़ने के लायक नहीं रहेगा। फिर मरेगा तो नहीं लेकिन उड़ने के लायक नहीं रहेगा। तो अगर डूब गया तो
वैसे ही ख़त्म, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और बच गया तो उसके पंख ही ख़त्म होंगे। पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है, सीधी सी बात है। जब पोल्यूशन होगा तो हेल्थ रिलेटेड हज़ार्ड्स तो होंगे ही होंगे। तो इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखनी है, और भी गप्पे लिखी हुई है आपकी किताब में, ज़बरदस्ती के पॉइंट बनाए हैं। ये आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में थोड़ा सा, ये सोसाइटी को पता होना चाहिए, अवेयर होनी चाहिए सोसाइटी इसके बारे में कि ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन। अब ये आपने +2 में पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं यूरेनियम 235 है, जैसे उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अगर हम डालते हैं तो डिफरेंट फिशन होते हैं। एक में बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है और न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, दूसरे में जिनॉन और स्ट्रोंशियम पैदा होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से तीसरा ये है सीजियम और रुबिडियम और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन आगे जाके अगर दोबारा से यूरेनियम मिल गया तो उसके ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, तो इस तरह से चेन रिएक्शन भी हो सकता है आगे। अगर चेन रिएक्शन नहीं हुआ, यूरेनियम का अमाउंट अगर कम है तो रिएक्शन जल्दी स्टॉप होता है। अब जब आप देखेंगे कि इस साइड जो वेट है और इन एक साइड के फिशन का वेट जो है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका मास माइनस टोटल इनका मास, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट के बराबर की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई टूटता है। E = mc², वेयर m इज द मास। ओके, तो किताब में फॉर्मूला भी दिया गया है कि जितना AMU का डिफरेंस है उसको 931 के साथ मल्टीप्लाई करना, उतनी आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रिएट। अब उसके बाद आता है चेन रिएक्शन के। मैंने अभी कहा था आपको कि अगर यूरेनियम और भी मिल गया, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, यहाँ से 3 निकले, 3 और इसके, इस तरह से चेन रिएक्शन हो सकता है। ये चेन रिएक्शन होता तभी है जब मिनिमम अमाउंट हो यूरेनियम का, फिशनेबल मटेरियल का मिनिमम अमाउंट चाहिए। उससे कम अगर है तो चेन रिएक्शन नहीं होता, उससे ज़्यादा अगर है तो चेन होता है, रिएक्शन होता है। उस अमाउंट को कहते हैं हम क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं हम उसको, क्रिटिकल मास। सो क्रिटिकल मास से ज़्यादा का अगर मास है तो उस फिशनेबल मटेरियल के सैंपल को हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल मास, और अगर कम है उससे तो उसको कहेंगे सब क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल को जब फिशन करेंगे आप तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, सुपर क्रिटिकल मास अगर लिया तो चेन रिएक्शन होगा। अब चेन रिएक्शन भी 2 वे में हो सकता है। अनकंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन हुआ तो उसको एटॉमिक बम बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रेमेंडसली जनरेट हो जाती है और उससे सब कुछ तबाह हो जाता है। और अगर कंट्रोल्ड वे में करें तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपने पढ़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूल रॉड होती है, बीच में कंट्रोलिंग रॉड डाली होती हैं ताकि थोड़ा थोड़ा रिएक्शन हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, मॉडरेटर होता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है। कूलेंट होता है, ये पानी जो है पानी ही होता है, ये अंदर से गर्म होकर बाहर को सर्कुलेट होता रहता है और बाहर जाके यहाँ से इस पानी से भाप बनाई जाती है, स्टीम, और उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन घूमने से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बनाते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड होती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है चेन रिएक्शन। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे आदमी मर सकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इसके बाहर कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, ताकि वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बाहर ना आए। फिर ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर सिंपल हो गया। ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर भी आए हुए हैं। उसमें क्या है कि फिशनेबल मटेरियल फिशन करने के बाद जब यूरेनियम है ये आगे बना रहा है जिनॉन या क्रिप्टॉन या बेरियम या कुछ भी बना रहा है, वो अनफिशनेबल है। ब्रीडर रिएक्टर में हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि वहाँ से एक बार इसका फिशन तो हो गया, यूरेनियम 238 का मान लो, ये 235 था यूरेनियम ऊपर, फिशन तो इसका हो गया, इसने एनर्जी क्रिएट भी कर दी। आगे नेपच्यून बन गया। नेपच्यून ने फिर से बीटा पार्टिकल को बाहर छोड़ के प्लूटोनियम बना दिया। ये प्लूटोनियम खुद फिशनेबल मटेरियल, बोलने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया कुछ और जब उसने फिशन किया तो उसने जो एंड प्रोडक्ट बनाया वो अगेन फिशनेबल है। सो इट प्रोड्यूसेस मोर फिशनेबल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स। समझ गया मेरी बात को? जितना इसने कंज्यूम किया
फिशनेबल मटेरियल उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया। तो उसका बोलने का मतलब ब्रीडर रिएक्टर तो बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रीडर रिएक्टर हैं, उससे थोड़ा सा अमाउंट का फिशनेबल मटेरियल बहुत सा अमाउंट फिशनेबल मटेरियल को जनरेट करेगा, जो आगे आगे फिशन होता रहेगा। तो थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज today's discussion. Next time we will discuss plastics and polymers, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपके सोसाइटी वाले चैप्टर में। ओके, थैंक यू।